हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका यूपी एलटी ग्रेड और जीआईसी की इस महत्वपूर्ण क्लास में, जिसमें हम लोग ह्यूमन जेनेटिक्स और इनहेरिटेंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। अभी तक 65 क्वेश्चन पढ़ लिया है। अगर आपने देखा है बहुत अच्छी बात। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए यूपी पीसीएस से लेके उत्तराखंड पीसीएस, पीजीटी, टीजीटी, बिहार शिक्षक भर्ती, यूपी शिक्षक भर्ती या सेंट्रल लेवल का कोई भी टीचिंग एग्जाम हो, सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें सभी टीचिंग एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं, चाहे वो केवीएस एनबीएस हो, जीआईसी हो, डी ट्रिपल एस बी हो, पीजीटी हो, टीजीटी हो, सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूडेड हैं और सारे प्रीवियस ईयर हैं। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और इम्पॉर्टेंट भी है। तो आप अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और आज का क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आगे से बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला क्वेश्चन, अर्धसूत्री विभाजन के दौरान क्रोमैटिड्स के पारस्परिक आदान प्रदान को कहा जाता है? किएज्मा, टर्मिनलाइजेशन, डायाकाइनेसिस या क्रॉसिंग ओवर? फ्रेंड्स, आपको बता दें इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। अर्धसूत्री विभाजन के दौरान जो क्रोमैटिड्स आपस में जेनेटिक कोड को, जेनेटिक मटेरियल को एक दूसरे से एक्सचेंज करती हैं, इसी को क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है। ये फेज़ आपको, ये क्रोमोजोम हो गया, क्रोमोजोम से ये लगा होता है, ये गुणसूत्र हो गया, ये जो है सेंट्रियोल हो गया, सेंट्रियोल से गुणसूत्र लगा होता है, ठीक है। ये और ये दो सेंट्रियोल ये आपस में एक दूसरे से इस तरह अटैच हो जाते हैं और इसी को जो है क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया कहा जाता है। यही जो है ये लोग एक दूसरे से आपस में आदान प्रदान करते हैं और इसी को क्रॉसिंग ओवर का नाम दिया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। हमारे इसी चैनल पे यूपी एलटी ग्रेड जीआईसी के लिए जीएस जीके की भी क्लासेस चल रहे हैं, अगर आप चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं। साथ ही बॉटनी के भी क्वेश्चन हमने स्टार्ट करवा दिया है, जैसा कि आप सबका डिमांड था कि मैम बॉटनी भी ले आइए, क्योंकि एलटी ग्रेड, जीआईसी, पीजीटी कोई भी अगर यूपी का पेपर दे रहे हैं आप, तो उसमें अगर आपका बायोलॉजी सब्जेक्ट है तो उसमें जूलॉजी और बॉटनी दोनों ही पूछा जाता है। तो अभी तक हम लोग जूलॉजी के तो क्वेश्चन देख ही रहे थे, अब मैं आपके लिए बॉटनी का भी सीरीज़ लेकर आई हूँ सेम बुक से, लेकिन वो अपडेटेड है, तो आप लोग उसको भी ज़रूर देखिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। अगर आपका, देखिए जूलॉजी तो मैं आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है, क्योंकि ये मेरा कोर सब्जेक्ट है, लेकिन बॉटनी पे मुझे आपके सहयोग, आपके मोटिवेशन की ज़रूरत है, जिसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा व्यू, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना होगा। अगर बॉटनी में आपका अच्छा जो है साथ नहीं मिला, सपोर्ट नहीं मिला, तो मैं बॉटनी का सीरीज़ बंद कर दूँगी, केवल जूलॉजी और जीएस जीके यही दोनों चलेंगे, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि बॉटनी भी चले तो उसको एक अच्छा मतलब लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जैसा कि मेरे मोटिवेशन के लिए चाहिए, क्योंकि आपको कोई चार्ज तो देना नहीं है, तो आप उसको करेंगे तभी वो क्लासेस जो हैं वो चल पाएगी। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन ड्रोसोफिला में लिंग से जुड़े गुण के बहुत अच्छे उदाहरण के रूप में कार्य करता है? वाइट आइज, क्रूल विंड यानी घुमावदार पंख, वेस्टिजियल विंग यानी अवशेषी पंख, या सीपिया आइज, सीपिया आँख? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, वाइट आइज। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा कि ड्रोसोफिला के सफ़ेद आँखें से जुड़े लक्षण जो होते हैं, ये बहुत अच्छा उदाहरण है। ये ड्रोसोफिला की आबादी से एक पुरुष सफ़ेद आँख वाले उत्परिवर्तित हैं, जिसमें आमतौर पर गहरे ईंट लाल मिश्रित आँखें होती हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मानव में कौन सा लक्षण लिंग संलग्न है? यानी कि कौन सा वो लक्षण है जो आनुवांशिक है? इसका सही जवाब आप सभी को पता होगा कि जो कलर ब्लाइंडनेस है, इसके बारे में हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं। या पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला रोग है, या माता पिता से उनके बच्चों में पहुंचता है। इसमें व्यक्ति लाल और हरा में भेद नहीं कर पाता। इसी को दृष्टिहीनता, रंग दृष्टिहीनता या वर्णधानता या फिर कलर ब्लाइंडनेस के नाम से जाना जाता है। बाकी डायबिटीज़, रतौंधी, ये सब जो है आनुवांशिक रोग नहीं है। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। डायबिटीज़ इंसुलिन के जब इंसुलिन का कम श्रावण होता है तो उससे होता है। अगला क्वेश्चन, महिलाओं की तुलना में अधिक पुरुष वर्णधांत हैं, ये कथन है। कारक दिया है, वर्णधानता एक आनुवांशिक बीमारी है जो वायु गुणसूत्र पर एक अप्रभावी जीन के परिणाम स्वरूप होता है। इसमें से कौन सा सही है? इसका सही जवाब हो जाएगा, दोनों ही सही है और उसकी सही व्याख्या भी करता है। रुकिए,
ए सही है लेकिन आर गलत है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ए सत्य है लेकिन आर गलत है। महिलाओं की तुलना में अधिक पुरुष जो हैं वो कलर ब्लाइंडनेस से पीड़ित होते हैं। सही बात है। वर्णधानता एक आनुवंशिक बीमारी है जो वायु गुणसूत्र पर एक अप्रभावी जीन के परिणाम स्वरूप होता है। तो वाई पे नहीं होता, ये एक्स पे होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, वर्णधानता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? यूपीपीसीएस प्री 2009 में पूछा गया क्वेश्चन, कौन सा सही नहीं है, यानी कि 3 सही दिए हुए, एक गलत दिया है। पहला दिया, यह पुरुषों में यह विकार नहीं होता। तो यही तो पहला ही एकदम गलत हो गया, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा था कि कलर ब्लाइंडनेस जो है ये पुरुषों में ही देखा जाता है, यही गलत हो गया। ठीक है। वर्णधानता एक जन्मजात यानी कि आनुवंशिक रोग है, यह विकार पुरुष में देखा जाता है। वर्णधानता जो व्यक्ति है वो लाल और हरे में डिफरेंट नहीं कर पाता है। इसी को ये जो होता है ये एक्स क्रोमोसोम पे जो है एक्स क्रोमोसोम पर पाया जाता है। स्त्रियां जो होती हैं इसकी वाहक होती हैं और पुरुषों में यह देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेक्ले का पुनर्वर्तन यानी हेक्लास रिकैपिटुलेशन थ्योरी वाज बेस्ड ऑन। हेक्ले का रिकैपिटुलेशन सिद्धांत किसने दिया था, मतलब किस पे था, किस पे आधारित था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं, इनमें से किसी पे आधारित नहीं था। अगर इनमें से किसी पे नहीं था तो किस पे था? तो हेक्ले का जो पुनर्वर्तन का सिद्धांत था वो बायोजेनेटिक्स नियम या फिर कहें भ्रूण संबंधित सामान्यता इसको कहा जाता था। अर्नेस्ट हेकल एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने ऑन्टोजेनी रिकैपुलेट्स फाइलोजेनी के अनुसार एक जीव में भ्रूण का विकास और निषेचन कैसे होता है, गर्भधारण कैसे होता है, पूर्वज से क्रमिक चरण में विकास कैसे होता है, कौन सा लक्षण ट्रांसफर होता है, उसके बारे में जो है वो थ्योरी दी हुई थी। तो इनमें से ये तीनों नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्रॉसिंग ओवर का ब्रेकिंग और रीयूनियन सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? क्रॉसिंग ओवर का ब्रेकिंग और रीयूनियन सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, स्टर्न और होर्टा, डार्लिंगटन, फॉर्मर और मुरे। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी डार्लिंगटन। क्रॉसिंग ओवर का ब्रेकिंग और रीयूनियन थ्योरी जो है ये डार्लिंगटन द्वारा 1935 में प्रस्तावित किया गया। यह सिद्धांत यह बताता है कि क्रॉसिंग ओवर नॉन सिस्टर्न क्रोमैटिड से टूटने और पुनर्मिलन के कारण होता है। ठीक है, ऑप्शन डी सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लिंग से जुड़ा रोग है? केवल हीमोफीलिया, केवल इयोसिनोफीलिया, केवल रतौंधी या ए और सी दोनों? कौन सा मतलब जेनेटिक डिजीज़ है पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हीमोफीलिया जेनेटिक डिजीज़ है। और जो है एक मिनट, कौन सा लिंग से जुड़ा रोग है? तो आपको बता दें यहाँ पे ऑप्शन में जो आपको रतौंधी दिया है यहाँ पे नाइट ब्लाइंडनेस की जगह कलर ब्लाइंडनेस होना चाहिए था। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि नाइट ब्लाइंडनेस जो है ये अनुवांशिक रोग है। नाइट ब्लाइंडनेस जो है ये विटामिन ए की कमी से होता है, कलर ब्लाइंडनेस एक अनुवांशिक रोग है। तब आपका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन डी ए और सी दोनों। बाकी ऑप्शन में जो है ऑप्शन डी इसको सही माना है, जिसमें बताया है हीमोफोलिया एक्स गुणसूत्र पर पाया जाता है और रतौंधी जो है ये भी एक्स गुणसूत्र पे यानी अनुवांशिक रोग है। बाकी आप देख लीजिए कौन सा सही लगता है। मुझे लगता है कि रतौंधी जो है वो अनुवांशिक रोग नहीं है। बाकी आप बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में क्या सही है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में डबल मोनोसोमिक कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या होती है 44, 45, 46 या 48? मनुष्य में डबल मोनोसोमिक कोशिकाओं में, तो आप सभी को पता है टोटल गुणसूत्र कितने होते हैं? टोटल गुणसूत्र 46 होते हैं। और 46 अगर टोटल होंगे तो इसमें जो डबल मोनोसोमिक होगा उसमें 44 होगा, बाकी एक जो होता है 45 और 46 ये दो जो होते हैं ये लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो डबल मोनोसोमिक अवस्था में गुणसूत्रों की जो संख्या होगी वो आप ऐसे निकाल सकते हैं। रुकिए मैं इसका एक फार्मूला बता देती हूँ। इसको निकालने का फार्मूला होता है 2n-1 -1। क्यों -1 क्यों? क्योंकि ये दोनों लिंग गुणसूत्र हैं। अगर महिला हुई तो XX, अगर पुरुष हुआ तो XY। ये दोनों निकाल दीजिए तो 2n आपका कितना आया? 2n आपका 44। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, X0 गुणसूत्र वाला एक मानव व्यक्ति निर्मित होगा। एक महिला, एक इंटरसेक्स, एक गायनेडोफ्रॉम, एक महिला बांझ।
X0, इसका सही जवाब हो जाएगा X0 जो होता है ये टर्नर सिंड्रोम का लक्षण है। इसमें 2n-1 हो जाता है यानी कि 44 पाया जाता है। लेकिन महिलाओं में जो XX होता है ये X की जगह पे X0 हो जाता है। X की जगह पे ये एक X ना पाकर, चाहे ये नहीं होगा चाहे ये नहीं होगा, एक X तो होगा लेकिन X ये जो है ये खाली हो जाता है। इसी को टर्नर सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। इसी में महिलाएं जो है वो बाझपन का शिकार हो जाती हैं क्योंकि इनका जो अंडाशय होता है वो अनुपस्थित या फिर कहें अर्धविकसित होता है। ऐसी महिलाओं को मासिक धर्म भी नहीं आता है। ये जो है स्त्रियों के नपुंसक यानी कि इनफर्टिलिटी का कारण होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, अगला है क्रॉसिंग ओवर अकर्स इन मियोसिस ड्यूरिंग। अर्धसूत्रीय विभाजन की किस अवस्था में क्रॉसिंग ओवर होता है? प्रोफेज 1, प्रोफेज 2, इंटरफेज या इंटरकाइनेसिस। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए प्रोफेज 1। अर्धसूत्रीय विभाजन के प्रोफेज 1 के पैकेटीन अवस्था में क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलता है। अवस्था भी आपको ध्यान रखनी है, किस अवस्था में? पैकेटीन। फार्मर और मूरे नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1905 में अर्धसूत्रीय विभाजन की व्याख्या की थी यानी कि मियोसिस के बारे में बताया हुआ था। अगर आपसे पूछ ले कि कौन वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने मियोसिस के बारे में बताया, तो फार्मर और मूरे ये साइंटिस्ट थे। इन्होंने जो है मियोसिस के बारे में बताया था। इन्होंने बताया था कि मियोसिस के प्रोफेज 1 के पैकेटीन अवस्था में जो क्रॉसिंग ओवर होता है वो देखने को मिलता है। ठीक, यहाँ पे डायग्राम देख लीजिए, इसमें क्रॉसिंग ओवर को बहुत अच्छे से दिखाया गया है। ये देखिए होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये दो क्रोमोसोम है, ये सेंट्रियोल होता है जो बीच में पाया जाता है, ये सेंट्रियोल है। ये दोनों एक दूसरे को ऐसे एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, इसी को क्रॉसिंग ओवर फेज कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद ये दोनों रिकम्बाइंड हो जाती हैं यानी दोनों अलग अलग हो जाती हैं। इसका क्रोमोसोम इसके पास चला जाता है, इसका क्रोमोसोम इसके पास चला आता है। ठीक, इसी को नॉन रिकम्बिनेशन कहा जाता है यहाँ पे, या फिर इसी को नॉन सिस्टर कहा जाता है। नॉन सिस्टर क्रोमोसोम आपस में चेंज हो जाती हैं। इसको आप कैसे समझेंगे? मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, बी, ये वाला बी लिखिए। ठीक है, तो इसमें जब होता है तो इसके पास एक ये ठीक, और एक बी और एक बी, ऐसे ये दोनों एक दूसरे से चेंज हो जाती हैं। ये अवस्था प्रोफेज प्रथम के पैकेटीन अवस्था में देखने को मिलता है। सेम क्वेश्चन, क्रॉसिंग ओवर अकर्स इन। क्रॉसिंग ओवर कब होता है? माइटोटिक सेल में, मियोसिक सेल में, माइटोटिक सेल में, या बोथ माइटोटिक और मियोसिस दोनों में, या फिर म्यूटिनिंग सेल में यानी कि उत्परिवर्तित कोशिकाओं में। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि क्रॉसिंग ओवर जो होता है ये माइटोटिक सेल यानी अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में देखने को मिलता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट, इसको मियोसिस कहा जाता है, माइटोटिक नहीं कहा जाता, इसको मियोसिस कहा जाता है। स्पेलिंग गलत लिखा है, मियोसिस, और हिंदी में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। ठीक है, इसी में जो है क्रॉसिंग ओवर इसी के प्रोफेज 1 के प्रोफेज 1 के पैकेटीन अवस्था में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन टीजीटी बायोलॉजी 2011 में पूछा गया। HGP के अनुसार मनुष्य कोशिकाओं में जीन की संख्या कितनी है? अकॉर्डिंग टू HGP अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ जीन इन द ह्यूमन सेल। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि 30,000 से 32,000। HGP के अनुसार मानव कोशिकाओं में जीनों की संख्या 30,000 से 32,000 तक है। 32 ही लिखा है ना? हाँ, 32,000 तक है। HGP का फुल फॉर्म अगर पूछ ले तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ये इसका फुल फॉर्म होता है। इसके अनुसार जो है मानव में जीन की संख्या 30,000 से 32,000 है। यह 13 वर्षीय मेगा प्रोजेक्ट था। इसे यूएस का ऊर्जा विभाग जो था यानी डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, इसके द्वारा जो है यह कार्यक्रम चलाया गया था। इसी में बताया गया कि एक मनुष्य में जीन की संख्या 30,000 से 32,000 तक है। अगला क्वेश्चन, सहलग्नता युग्मक एवं प्रतिकर्षण परिकल्पना का सूत्र दिया यानी कि हाइपोथेसिस ऑफ कपलिंग एंड रिपल्सन, इसका सूत्र किसने दिया? इसको किसने प्रतिपादित किया? इसका सही जवाब हो जाएगा बेटसन और पुन्नेट नाम के साइंटिस्ट ने सहलग्नता युग्मन एवं प्रतिकर्षण परिकल्पना का सूत्र दिया था। वहीं पे बात करें इसको आगे किसने बढ़ाया, तो TH मॉर्गन ने इसे आगे बढ़ाया था। ठीक, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 1906 में इस फार्मूला को देने के लिए वेटसन और पुन्नेट को जो है
इन्होंने इसको 1906 में प्रतिपादित किया था। ये था क्या? तो मानव में लैंगिक लक्षणों के जीन मुख्यतः लिंग गुणसूत्रों में होते हैं। युग्मन एक गुणसूत्र में दो जीनों के दो प्रमुख युग्मकों और दूसरे समरूप गुणसूत्र में दो जीन में पुनरावर्तित युग्मकों का जुड़ाव है। प्रतिकर्षण में क्या होता है? तो प्रतिकर्षण में प्रमुख युग्म बिल्वी या पुनरावर्तित युग्मक अलग अलग माता पिता से आते हैं और वे अलग रहने की प्रवृत्ति रखते हैं। इसी को प्रतिकर्षण कहा जाता है। 1906 में बेटसन और पुन्नेट को इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी 1906 में बेटसन और पुन्नेट ने इसे प्रस्तावित किया था। अगला क्वेश्चन, द टर्म जीन रिफर टू, जीन शब्द का अभिप्राय क्या है? प्रोटीन में अमीनो अम्ल का अनुक्रम, लिंक के समूह, आरएनए का एक भाग या डीएनए का एक भाग। जीन का क्या मतलब होता है? जीन जो है, आप जब डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल देखते हैं, इसको जब आप और ज़्यादा फैलाएंगे तो आगे चल के ये क्रोमोजोम के आगे इस पे जाके ये ऐसे पॉइंट संरचना पाई जाती है, इसी को जीन कहा जाता है। और जीन जो है ये डीएनए का एक भाग होता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, डीएनए का एक भाग। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। जीन वह क्रियात्मक इकाई है जो किसी जीव के किसी विशेष लक्षण के परिवर्धन को नियंत्रित करता है। मतलब माता, जैसे आपने देखा होगा कि एक बच्चा है, इसकी आंखें भूरी हैं। इसकी आंखें भूरी क्यों है? क्योंकि इसकी माता पिता में से किसी एक की आंखें जो है वो भूरी थी। इस भूरे लक्षण को ले जाने का, आंखों के भूरे रंग को ले जाने का कार्य यही जीन करता है। या फिर कोई बच्चा छोटा हो गया, क्यों हो गया? क्योंकि इसके माता पिता में से किसी एक की हाइट कम थी, तो इस लक्षण को ले जाने का कार्य यही जीन किया। यानी कि जीन जो होता है, एक विशेष जीन एक विशेष लक्षण के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, अगर पूछा जाए जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया? जीन शब्द को सर्वप्रथम बताया था जोहानसन ने जीन शब्द के बारे में बताया था। उसके बाद बीडल और टैटम नाम के साइंटिस्ट आए। इन्होंने मतलब एक जीन एक परिकल्पना सिद्धांत दिया। इन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया कि जीन एक एंजाइम है। इसे जीन एक परिकल्पना सिद्धांत कहा गया। इसको देने वाले बीडल और टैटम थे। ठीक है, और जीन शब्द को प्रतिपादित किया जोहानसन ने। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, जीन डीएनए का एक भाग है। अगला क्वेश्चन, वार बॉडी इज फॉर्म्ड इन, वार बॉडी का निर्माण होता है सक्रिय एक्स गुणसूत्र लड़कों में, लड़कियों में निष्क्रिय एक्स गुणसूत्र, लड़कों में दो सक्रिय ऑटोसोम या लड़कियों में एक सक्रिय ऑटोसोम। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लड़कियों में निष्क्रिय एक्स गुणसूत्र। वार बॉडी या इसी को सेक्स क्रोमैटिन कहा जाता है, या महिला के शरीर में देखने को मिलता है। मैरी लियोन एक साइंटिस्ट थी। इन्होंने संघनन को लियोजिनेसिस की प्रक्रिया कहा। इसमें निर्मित होने वाले एक्स गुणसूत्र जो होते हैं ये प्रायः निष्क्रिय होते हैं और ये लड़कियों में देखने को मिल जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हीमोफीलिया रोग किसकी कमी से होता है? हीमोफीलिया रोग किसकी कमी से होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, थ्रोम्बोप्लास्टिन। हीमोफीलिया रोग थ्रोम्बोप्लास्टिन या जिसे आप रक्त प्लेटलेट्स कहते हैं, इसकी कमी से होता है। आप सभी को पता है आरबीसी को इरिथ्रोसाइट या इरिथ्रोप्लास्टिन, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये रक्त के यानी ब्लड के 3 भाग होते हैं। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन यानी प्लेटलेट्स की कमी से हीमोफीलिया रोग जो है वो देखने को मिलता है। हीमोफीलिया एक रक्त अल्पता रोग है। इसमें रक्त जमने से रोकता है, यानी कि जब किसी को हीमोफीलिया हो जाए ना तो उसकी ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती है। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग भी है, यानी कि एक माता पिता से बच्चों में जाता है। सबसे पहले हीमोफीलिया जो रोग था ये शाही परिवारों में देखा गया था, यानी कि जो आप लोग नाम सुनते हैं जो हमारे ऊपर पहले ब्रिटिशर्स राज करते थे, जैसे आपने नाम सुना होगा, अरे नाम नहीं याद आ रहा, रानी विक्टोरिया, उनके परिवार में ये बीमारी सबसे पहले देखी गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आनुवांशिक विकार में क्षारीय फास्फेटेज और आमतौर पर अनुपस्थित होता है? मंगोलीज, फिलाडेल्फिया गुणसूत्र, हीमोफीलिया या फिर फिनाइल कीटोन्यूरिया। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, फिनाइल कीटोनूरिया एक आनुवांशिक विकार है, यानी जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसमें एल्कलाइन फास्फेट अनुपस्थित होता है। फिनाइल कीटोनूरिया फिनाइल एलिन हाइड्रोक्सिलेज नामक एंजाइम की कमी के कारण होता है। इसे आप PAH भी याद कर सकते हैं, फिनाइल एलिन हाइड्रोक्सिलेज। ठीक, इस कमी के कारण यह बीमारी होती है फिनाइल कीटोनूरिया। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, संलग्न एक्स मादा ड्रोसोफिला की मादा संतति उनके एक्स गुणसूत्रों से प्राप्त करती है, माता से, पिता से, माता पिता दोनों से, या माता या फिर पिता से। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, माता पिता दोनों से। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में नर और मादा लिंग निर्धारण ऑटोसोम और एक्स गुणसूत्र के अनुपात पर निर्भर करता है। यदि एक्स गुणसूत्र ऑटोसोम अनुपात 1 है तो मादा उत्पन्न होती है और माता को माता और पिता दोनों एक्स क्रोमोसोम मिलता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा कि दोनों से। अगला क्वेश्चन, एक वर्धांत महिला एक समान पुरुष से शादी करती है तो उनके बच्चे होंगे। इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, ये क्वेश्चन कई बार देखा गया है कि अगर कोई कलर ब्लाइंडनेस महिला है और एक नॉर्मल पुरुष से शादी करती है तो उसके बच्चे कैसे होंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वाहक पुत्रियां और वर्धांत पुरुष, यानी कि अगर बेटी हुई तो वह कैरियर का काम करेगी और अगर बेटा होगा तो वो उसको कलर ब्लाइंडनेस देखने को ही मिलेगा, क्योंकि इसका जो वाहक होता है वो एक्स गुणसूत्र होता है। अगर ये पुरुषों में गया तो वो कलर ब्लाइंडनेस फैला देता है, अगर ये महिला में गया तो ये वाहक के रूप में हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अधिक उम्र में बच्चे जन्म देने वाले माँ से बच्चे में किस सिंड्रोम की संभावना बढ़ जाती है। यानी अधिक उम्र में बच्चे जो माताएं 35, 45, 40 की उम्र में बच्चे को जन्म देती हैं, तो पूछा जा रहा है ऐसे बच्चों में कौन से सिंड्रोम होने की संभावना बढ़ जाती है, टर्नर, क्लाइफेल्टर, मार्शन या फिर डाउन। तो आपको बता दें अधिक उम्र वाली माँ के बच्चों में डाउन सिंड्रोम होने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसी डाउन सिंड्रोम को इसके बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था, ट्राइसोमी सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है, या 21वें गुणसूत्र को प्रभावित करता है। 25 साल की उम्र में गर्भ धारण करने वाली महिला के लिए यह जोखिम जो है बहुत कम होता है, लेकिन 40 प्लस जो महिलाएं गर्भ धारण करती हैं उनमें ये जोखिम बढ़ जाता है, यानी उनके बच्चों में डाउन सिंड्रोम जैसी बीमारी देखने को मिल सकती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यानी कि 3 सही है, 1 गलत दिया हुआ है। पहला दिया है डाउन सिंड्रोम ऑटोसोमल यूनिप्लॉइडी, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन ए सही है। दूसरा है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम X0 लिंग गुणसूत्र, तो यही आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो होता है इसमें XXY लिंग गुणसूत्र होता है। ठीक है, X0 जो होता है ये महिला में एक गुणसूत्र कम रहता है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। हेमोफीलिया सेक्स लिंक्ड है, बिल्कुल सही बात है। और टर्नर सिंड्रोम जो होता है ये मादा में लिंग का विकास मंद होता है, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। बाकी इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी होगा, गलत होते हुए भी यह सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस इज द टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज व्हिच। क्रिस क्रॉस वंशानुगत एक ऐसी वंशानुगत प्रकार है जिसमें एक प्रभावी जीन माता से पुत्री में तथा पुत्री से पुत्र में जाता है। एक प्रभावी जीन सुप्त तथा सुप्त जीन प्रभावित बन जाता है। एक सुप्त जीन माता तथा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंच जाता है। एक सुप्त जीन पिता के द्वारा पुत्री तथा पुत्री से पुत्र में जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, एक सुप्त जीन पिता से पुत्री तथा पुत्री से उसके पुत्र में जाता है, इसी को क्रिस क्रॉस वंशानुगत कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। दूसरे शब्दों में कहें कि एक सुप्त जीन पिता से पुत्री तथा पुत्री से पिता में जाता है, या फिर इसको आप ऐसे कह लें कि जिसमें जीन का स्थानांतरण माता से बालक में या फिर पिता से उसकी पुत्री में होता है। ठीक है, अगर माता है तो वह बेटे में देगी, बेटे में, और अगर पिता है तो वह बेटी में देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पीजीटी बायोलॉजी में पूछा गया क्वेश्चन, जीन विनिमय किसके माध्यम से होता है। जीन विनिमय किसके माध्यम से होता है। पहला दिया है 2 भिन्न जीवों के युग्मकों के माध्यम से, एक क्रोमोसोम के 2 गैर सह क्रोमैटिडों के माध्यम से, एक समजात जोड़े के 2 सह क्रोमैटिडों के माध्यम से, या एक समजात जोड़े के 2 नॉन सिस्टर क्रोमैटो के माध्यम से। इसका सही जवाब ऑप्शन डी, 2 नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ अ होमोलॉगस पेयर, इसके माध्यम से क्रॉसिंग ओवर जो है वो देखने को मिलता है। मैंने आपको इसके बारे में कई बार बता दिया, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये अर्धसूत्री विभाजन के प्रोफेज में पैकेटीन अवस्था में देखने को मिलता है, इसमें जो है क्रोमैटिड्स की अदला बदली होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन, वह परिघटना जिसमें एक जीन एक से अधिक लक्षणों को प्रभावित करता है क्या कहलाता है। मैंने आपको बताया एक जीन एक स्पेशल लक्षण के लिए जिम्मेदार होता है, लेकिन जब कभी एक जीन एक से अधिक लक्षणों को प्रभावित करने लगे, एक से अधिक लक्षण जो है पहुंचाने लगे, तो वह क्या कहलाएगा, तो वह पैलियोट्रॉपी के नाम से जाना जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2004, 5, पीजीटी बायोलॉजी 2009।
कई बार पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। उसे क्या कहलाया जाएगा? पैलियोट्रॉफी कहलाएगा, ठीक है। अगर बात करें पॉलीडेक्सटाइली की, पॉलीडेक्सटाइली क्या है जो आपको ऑप्शन बी में दिख रहा है? तो पॉलीडेक्सटाइली एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक व्यक्ति के प्रति हाथ में 5 से अधिक अंगुलियां या फिर प्रति पैर में 5 से अधिक अंगुलियां देखने को मिलती हैं। मतलब 5 से अधिक अंगुलियां जब देखने को मिलती हैं तो उसे पॉलीडेक्सटाइली कहा जाता है, ठीक है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, समपूरक जीनों के लिए लाक्षणिक द्विसंकरी अनुपात होता है। कैरेक्टराइज द हाइब्रिडाइजेशन रेशियो ऑफ कंप्लीमेंट्री जीन इज 9:3:4, 12:3:1, 9:7। इसका सही जवाब ऑप्शन सी 9:7। 9:7 इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगर बात करें लैथल जीन की तो लैथल जीन 2:1 होता है। वहीं पे बात करें सप्लीमेंट्री जीन की तो 9:7 होता है। इनहिबिटरी जीन की तो 13:3 होता है। और डुप्लीकेट जीन जो होता है वो 15:1 होता है, ठीक है। संपूरक जीनों के लिए लाक्षणिक द्विसंकर अनुपात 9:7 होता है। 9:7 सप्लीमेंट्री जीन होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन, डीएनए का खंड जो क्रॉसिंग ओवर में भाग लेता है। रेकॉन, म्यूटोन, सिस्टोन या फिर ओपेरॉन। इसका सही जवाब ऑप्शन ए रेकॉन। रेकॉन ये बेंजर ने डीएनए को जीन रूप में माना और इसे 3 भागों में विभाजित किया। 3 भाग कौन कौन से थे? सिस्ट्रॉन, रेकॉन और म्यूटॉन। सिस्टोन ये सबसे बड़ा भाग है या कार्य की इकाई है, यानी यूनिट ऑफ फंक्शन है। दूसरा है रेकॉन या यूनिट ऑफ रिकॉम्बिनेशन है, यानी क्रॉसिंग ओवर में भाग लेता है। और तीसरा म्यूटॉन या सबसे छोटा भाग होता है जो उत्परिवर्तन में भाग लेता है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पॉलीप्लॉइडी इंक्लूडेड थ्रो बहुगुणितता। पॉलीप्लॉइडी मतलब किसको प्रेरित किया जाता है? पहला है कोसिचिन के द्वारा, इथाइलिन के द्वारा, प्रदीपन यानी कि इरेडिएशन के द्वारा, या फिर उत्परिवर्तन रसायनों के द्वारा। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, कोसिचिन के द्वारा, ठीक है। बहुगुणितता पॉलीप्लॉइडी को कोल्चिसिन के द्वारा जो है वो प्रेरित किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। कोसिचिन एक महत्वपूर्ण उत्परिवर्तक जन है जो सूक्ष्म नलिकाएं बनने से रोकता है और गुणसूत्रों की संख्या को दोगुना करता है। आमतौर पर पॉलीप्लॉइडी पौधे को विकसित करने के लिए उपयोग किया जाता है और पौधे पर नई उत्परिवर्तनजनक प्रभाव पैदा करके एक माइटोटिक जहर के रूप में कार्य करता है, ठीक। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। उत्तराखंड पीसीएस लेक्चरर मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे आपको एक नया टॉपिक ह्यूमन इनहेरिटेंस का, जिसे आप यूजेनिक्स के नाम से जानते हैं, जिसे हिंदी में सुनजनकी कहा जाता है। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हमारे पास अवेलेबल हैं, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस तरह के और वीडियो पाने के लिए देखिए, जैसे ही आपका ये जीन वाला टॉपिक कवर होगा ना, उसके बाद हम लोग ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के तुरंत बाद ह्यूमन फिजियोलॉजी के क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। ह्यूमन फिजियोलॉजी थोड़ा थोड़ा हमने आपको जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह करा भी दिया है, लेकिन एक बार फिर से पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे, जिसमें न्यूट्रिशन हो गया, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रिस्पायरेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। और जब हम ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट करेंगे, वहीं बॉटनी में प्लांट फिजियोलॉजी भी स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है। मैंने आपको पहले ही वीडियो में ग्राफ के माध्यम से बता दिया था कि कौन से क्वेश्चन से वेटेज मिलता है। सबसे ज़्यादा वेटेज था एनिमल किंगडम का, तो एनिमल किंगडम मैंने पूरा सॉल्व करा दिया है, आई होप आपने देखा होगा। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो वेटेज था वो आपके सामने निकल के आया था इकोसिस्टम का। आप कहिए तो इकोसिस्टम मतलब ये खत्म होने वाला है, ये टॉपिक जेनेटिक हेरिटेंस आप कहिए, तो इसके बाद हम ऑर्गेनिक इवोल्यूशन करवाएं, अगर नहीं तो फिर इकोसिस्टम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लें। आप कौन से टॉपिक का क्वेश्चन करना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दिया करिए। थैंक यू।